नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजीपीएससी प्री हो, मेंस हो या आपका जीवन हो, पूरा खेल है इनपुट और आउटपुट का। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप कितना इनपुट देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और उस रेशियो में आपको उस चीज़ के लिए आउटपुट मिलता है कि नहीं, परिणाम मिलता है कि नहीं। जैसे सीजीपीएससी मेंस का पेपर 3 है। पेपर 3 का पार्ट 2 जो है वो है संविधान और लोक प्रशासन। वहाँ पूरा हम संविधान पढ़ते हैं, पूरा लोक प्रशासन पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है और नंबर मिलता है 50। दर्शन शास्त्र है पेपर 6 का पार्ट 1। इतने सारे दार्शनिक हैं, पूरे याद करते हैं और नंबर मिलता है 75। और ये हमारा या पेपर 2 है जैसे एसे का, वहाँ हम बहुत कम मेहनत करते हैं और नंबर मिलता है 200। तो पूरा खेल इनपुट और आउटपुट का है कि आप कहाँ कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर आपसे ये बनता है तो आप आराम से मेंस को निकाल सकते हैं। कई लोग पूरा डूबे रहते हैं संविधान में, लोक प्रशासन में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नंबर तो 50 का ही है। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, आप जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना, नंबर के हिसाब से पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि किसी पेपर में 75 नंबर है और दूसरे पेपर में 50 है, तो अगर आप मतलब रेशियो क्या हो गया 50 और 75 का, मेंस लिखना है 2:3। अगर आप 3 घंटे छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे पढ़ेंगे संविधान और लोक प्रशासन। या आप संविधान और लोक प्रशासन अगर कुल 20 घंटे पढ़े तो आपको 30 घंटे पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। समझ रहे हैं? मतलब आपको इसको उसी तुल अनुपात में महत्व देना है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास का सिलेबस बहुत छोटा है, आराम से आप कर सकते हैं। प्री में भी पढ़ते हैं तो यहाँ नंबर लाना बहुत आसान है। हम इस वीडियो में एक आरटीआई कॉपी देखेंगे कि चेकर कैसे नंबर दे रहे हैं, सिलेबस देखेंगे और नंबर कैसे लाया जाए उसका जुगाड़ देखेंगे। देखिए, आप इतिहास वाला वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको शुरू का जो 2-3 मिनट है वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतिहास तो सेम ही रहता है जो बात करेंगे। जल्दी जल्दी हम बात कर सकते हैं। पहला तो आपको हर टॉपिक के बारे में 8 से 10 पॉइंट पता रहना चाहिए। 8 से 10 तो ज़्यादा ही हो गया, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 6 से 8 में बोल दूंगा। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है 6 से 8 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज़रूरी चीज़ है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस छोटा है तो वहीं से सवाल आ रहे हैं। एक बार महारसिया का मामला आया, 2 बार आया, 3 बार आ चुका है वो। तो PYQ में जो भी आया है वो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि ये आया है, इसका आपके पास परमानेंट आंसर रहना चाहिए। उत्तर आपका मेन होना चाहिए पॉइंट वाइज जो हमसे बनता है। और पॉइंट वाइज का सीधा सीधा नियम यह है कि 2 नंबर का सवाल है तो 4 पॉइंट लिख दो और पॉइंट वो लिखो जो पूछा है। मतलब आपको ना घुमाना नहीं है। अगर पूछा कि कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था लिखिए तो आप ये नहीं लिखोगे कि कलचुरी काल स्वर्ण काल था, ये था। आप सीधा सीधा पहला पॉइंट सामाजिक व्यवस्था का महिलाओं की स्थिति, दूसरा पॉइंट जो भी आप पढ़े हो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था, सीधा 4 पॉइंट लिख दो। और जनरली 2 लाइन है तो आप यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। या यहाँ 1, यहाँ नीचे 2, इधर 3, इधर 4, जैसे भी लिखना है। बीच में आप लाइन खींच के यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उससे ज़्यादा पॉइंट है तो वो भी लिख सकते हो। पैराग्राफ में उसको लिखना है जो आपसे नहीं बनता। मतलब ऐसा कोई सवाल आया जो हमसे जनरली नहीं बन रहा है तो उसको पैराग्राफ में घुमा घुमा के लिख दो। एक जो नियम आप लोग शुरू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो नियम होता है फॉन्ट का। हिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है फॉन्ट। मतलब है कि जो नहीं बनता ना उसको बड़ा बड़ा लिखो। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपके पास इतनी जगह है, आपसे बनता है तो आप छोटा छोटा लिखो। फॉन्ट मतलब जैसे ये सवाल छोड़ना पाप है मैं लिखा, अब मेरे से ये चीज़ नहीं बनती तो मैं सवाल छोड़ना, तो मेरा फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया ना। मतलब लिखने का जो साइज है वो बड़ा हो गया, अक्षर बड़े हो गए तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे। और कम बनता है तो आप, जैसे आपका पेपर है, आपका मान लीजिए ये पेपर है, तो आप क्या करिए कि इस साइड लिखिए और इधर ना कोई चित्र बना दो या इधर फ्लो चार्ट बना दो, उसी को फ्लो चार्ट में यूज़ कर दो, उसी का चित्र बना दो, कुछ भी बना दो ना यार। बनाने में क्या, कलचुरी लाए छत्तीसगढ़ का दिखा के कलचुरी लिख दो, कुछ भी जो भी आया छत्तीसगढ़ का ऐसे नक्शा बना और यहाँ पे ऐसे करके कलचुरी, हो गया काम ख़त्म। सवाल छोड़ना पाप है, ये तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई पाप नहीं करना है। और 4, 8, 15 के तो छोड़ने ही नहीं है। 2 के तो छोड़ दिए, चलो उससे फिर मुक्ति भी मिल सकती गंगा गंगा नहा के, लेकिन 4, 8, 15 के छोड़े ना तो उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो पूछा है वही लिखना, हम चर्चा कर चुके हैं।
और वहीं बुद्धि लगाना। वहीं बुद्धि लगाना का सेंस है कि जो भी पूछा ना, ऐसे बहुत सारे सवाल इतिहास में आते हैं और बाकी में भी आते हैं जो हमको पहले से हम नहीं पढ़े रहते, और कोई नहीं पढ़ा रहता भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़े तो दूसरा पढ़ के आएगा। अब कोई बच्चा वहीं पे दिमाग लगा के, इसी को बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत अपना दिमाग लगाना, वहीं दिमाग लगा के उसका आंसर बना देगा, दूसरा बच्चा नहीं बना पाएगा। तो आपको क्या करना है, वहीं दिमाग लगा के जो समझ में आ रहा है वो लिखना है। उत्तर में जनरली सभी डायमेंशंस को कवर करना है। जो भी जिसके बारे में भी पूछा, आप उसके जो सभी अलग अलग एरिया हो सकते हैं ना, वो लिख दीजिए। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, पुरातात्विक महत्व। सिरपुर का ही पूछा, सिरपुर का महत्व लिखो, तो पुरातात्विक लिख दो पहला कि यहाँ ये मिले हैं तीनों धर्म के। सामाजिक महत्व लिख दो, राजनीतिक महत्व लिख दो कि राजधानी थी, आर्थिक महत्व लिख दो कि यहाँ पोर्ट ओर्ट ये वो मिला है, धार्मिक महत्व लिख दो कि सभी धर्मों की चीज़ें मिली हैं, पर्यटन या सांस्कृतिक महत्व लिख दो। तो ये उत्तर आपका थोड़ा पूर्ण हो जाता है। डायमेंशन मतलब यही होता है। कुछ कुछ के रेडीमेड फॉर्मेट हमको तैयार करके रखना है, इसकी चर्चा हम लोग कर ही लिए। जैसे राजनीतिक स्थिति किसी की भी आया तो आपको पता रहना चाहिए कि राजा के बारे में बताएंगे, मंत्रिमंडल के बारे में बताएंगे, वहाँ के क्या बोलेंगे प्रशासन के बारे में बताएंगे कि ऊपर देश होगा, फिर राज्य होंगे, फिर उसके बाद जिला होगा, उसके बाद गांव होंगे, हर जगह वही होगा प्रशासन में। राजत्व का सिद्धांत बताएंगे। समाज में क्या क्या बताएंगे, समाज में पहले महिलाओं की स्थिति बताएंगे, जाति व्यवस्था बताएंगे, वर्ण व्यवस्था बताएंगे, धर्म बताएंगे। आर्थिक स्थिति में क्या बताएंगे, आर्थिक स्थिति में कृषि बता देंगे, फिर पशुपालन बता देंगे। छत्तीसगढ़ में यही तो है ना, कृषि होती थी, पशुपालन होता था, व्यापार था होता था, वाणिज्य होता था, मुद्रा क्या चलती थी, हो गया। पतन के कारण, जैसे कलचुरी के पतन के कारण अयोग्य उत्तराधिकारी, बाह्य आक्रमण, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ये सब कारण हो जाएंगे। नॉर्मल कारण है, किसी का भी आया। अब आपसे पूछा कि सरभपुरी वंश के पतन के कारण क्या थे, यही लिख दो भाई। यही कुछ तो हुआ ही होगा ना कि अपने उत्तराधिकारी खराब हो गए होंगे, बाहर से आक्रमण हो गया होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी, विद्रोह हो गया होगा, आंतरिक विद्रोह हो गया होगा, यही सब होता है। इसी से किसी का भी पतन होता है। तो ये रेडीमेड जो जो हो सकते हैं वो आंसर आपको पता रहना चाहिए। अब हम आते हैं सिलेबस। छत्तीसगढ़ का इतिहास इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका सिलेबस ना बहुत कम है, और उसके बाद भी आप उसको कवर नहीं करते हैं, तो फिर आपकी गलती। पहला टॉपिक लिख दिया है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में जो जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लें कि कहाँ पे क्या मिला है, बस वही तो पूछता है, वो आप पढ़ लो। और यहाँ पढ़ोगे ना तो भारत के इतिहास में भी यूज़ हो जाता है। और कुछ चीज़ें जो आपको कन्फ्यूज़न लग रही, भारत के इतिहास से मिला के पढ़ लो। फिर वैदिक युग से लेके गुप्त काल तक, ये हमको बेसिक चीज़ें जो प्री के हिसाब से पढ़ते हैं ना, वही पढ़ना है। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, आप अगर आपके पास समय है तो राम कुमार बिहार की एक किताब आती ग्रंथ अकादमी की, वो किताब पढ़िएगा, उनसे पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिर ये राजर्षि तुल्य वंश अगर लिख दिया है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। नल वंश ध्यान से पढ़ना है, सरबपुरी पढ़ना है, पांडु पढ़ना है, सोमवंशी पढ़ना है। इन पाँचों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सोमवंशी तो बार बार पूछते रहता है, और आपको कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पॉइंट पढ़ना है कि सोमवंशी वंश की राजधानी ये थी, और जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है ना उसी फॉर्मेट में पढ़ते जाओ बार बार। इनकी ये शाखा थी, यहाँ ये राजा थे, हो गया। ऐसे पतन हुआ। कलचुरी राजा पढ़ते ही हम लोग। प्रशासन स्पेसिफिक दे दिया, तो कलचुरी कालीन प्रशासन आपसे सवाल में आ भी चुका है, आगे भी आएगा। क्यों आता है आप समझ गए होगे, प्रशासन सवाल में। मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, तो इसमें वो जो आए थे उस समय के लोग, उनका नाम लिख दीजिए, मराठे प्रतिनिधि। उसके बाद फिर है ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और ज़मींदारियाँ, यहाँ से सवाल आ सकता है। छत्तीसगढ़ की रियासतों के बारे में लिखिए, ज़मींदारियों के बारे में लिखिए। सामंती राज, यहाँ से सवाल आ सकता है। 57 की क्रांति, यहाँ से पक्का सवाल आ सकता है। अभी आप पहले से अगर तैयार करके रखोगे ना, मान लो मैप में ही आप मार्क कर दिए, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, बगल में से छोटा सा मैप बना दिया, आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन पूरी हम कहानी देख लेंगे, और जो मेन आंदोलन है ना, जैसे असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, उनको पॉइंट वाइज लिख लेंगे।
हम लोग प्री में क्या पढ़ते हैं, बस ये कि यहाँ ये किया बिलासपुर में, अपन वो वाला जो याद करते हैं ना प्री में कि बिलासपुर में ये, रायपुर में पंडित रविशंकर, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में ये, बस उतना ही नहीं करना है, थोड़ा सा आप बुद्धि लगा लो और पॉइंट बना लो। जैसे सविनय अवज्ञा में ही जंगल सत्याग्रह हुआ, आप एक पॉइंट लिख दो, जंगल सत्याग्रह हुआ। नमक आंदोलन भी उसी समय हुआ, फिर ये भी उसी समय हुआ, ये भी होगा, 7-8 पॉइंट बना दो उसी के। असहयोग आंदोलन में आप जो जो मेन पॉइंट हैं वो बना लो, एक बार का मेहनत है। भारत छोड़ो में एक बार 7-8 पॉइंट बना के रख लो कि यहाँ ये किए, यहाँ ये किए, ये गतिविधि, ये गतिविधि, ये गतिविधि। अपन क्या है, प्री फॉर्मेट में पढ़े रहते हैं और उसी को मेंस में चिपकाना चाहते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, वो नहीं करना है, बाकी फिर काम हो जाएगा। श्रमिक आंदोलन बस वहीं तो हुआ है राजनांदगांव में। कृषक आंदोलन अच्छे से इसको कारण क्या क्या हुए, कहाँ कहाँ हुए, क्या क्या प्रभाव हुए, इस फॉर्मेट में लिख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जनजाति कारण लिख लें, कौन कौन से आंदोलन हुए, क्या प्रभाव हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, ये घटनाएं लिख लें और थोड़ा अच्छे से इसको सजा के लिख लें। हो गया आपका सिलेबस। कितना बड़ा है बताओ, थोड़ा सा मेहनत करोगे बहुत नंबर मिलता है इसमें, आउटपुट पर्याप्त है। तो सिलेबस आप जो जो पॉइंट लिखे हैं सभी के बारे में, इसका तो आप नोट्स नहीं भी बनाए हो ना तो बना सकते हो। इसमें तो मैं आपको सलाह दूंगा। कितने पॉइंट हैं मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पॉइंट हैं बस। इससे 75 नंबर आना है, वही सवाल आना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये मेरी सलाह है। अब जैसा मैं बोला था आपको कि आरटीआई कॉपी देख लेंगे थोड़ा सा, तो देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा, खासकर जो पहली बार दिलाने वाले हैं उनको। पहला है कि रायगढ़ जिले से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल क्षेत्रों की जानकारी दीजिए। बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल बोला है कि शैल क्षेत्र जो हैं उनकी जानकारी दीजिए। सिंगनपुर की गुफा, काबरा पहाड़, ये लिख दिए, 1-2 पॉइंट और लिख देते और नंबर मिल जाता। वो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2 नंबर वाले में वो बैठे हैं 1 नंबर देने के लिए, मतलब उनका फिक्स है यार, 2 में 1 दे देंगे, 4 वाले में 2 दे देंगे, 8 वाले में 4 दे देंगे, 15 वाले में 8 7 8 दे देंगे। आपको इस 1 को बनवाना है 1.5, 2 को बनाना है 2.5, 4 को बनाना है 5, 8 को बनाना है 9। इतना आप बनवा लिए ना तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। इसी का पूरा खेल है। मतलब हर पेपर में मान लो आप 15 नंबर भी एक्स्ट्रा लाते हो, 10 भी लाते हो मान लो, तो 10 सत्ते 70, 70 में आप अंदर हो। बहुत एक नंबर से जो दिला चुके हैं ना वो जानते हैं एक नंबर का महत्व। तो हर सवाल में अपने को टारगेट करना है, आधा नंबर और खींचें। यहाँ पे भी यहाँ जगह बना के बना दो, हालांकि ये शैल चित्र यहाँ पे है, रायगढ़ है, उसको लगेगा यार चित्र बनाया, दे देते हैं। नलवंशी राजा विलास तुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। राजीव लोचन, राजीव में राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की, न्यायप्रिय शासक थे, सभी धर्मों के प्रति उदार रखते थे। अब उपलब्धियों में आप कहाँ जीते वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, पॉइंट में ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, ये मैं बताना भूल गया, जो आप जैसे अंदर ये लिख रहे हैं ना, तो जो मेन चीज़ है उसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, राजीव लोचन। यहाँ जैसे न्यायप्रिय शासक थे, धार्मिक क्या बोलेंगे उसको, सहिष्णु, ऐसे पॉइंट लिख दो। तो इस टाइप के पॉइंट, विजेता, ऐसे पॉइंट कर करके बनाते जाओ तो चेकर को ना यहीं पे समझ में आ जाता है, अच्छा ये 4 पॉइंट लिख दो। केसरी बेड़ा ताम्रलेख में किसकी जानकारी मिलती है? नलवंशी शासक भट्टारक की जानकारी प्राप्त होती। अब वो उम्मीद क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप उसके बारे में और लिख दो। भरना है जगह, मतलब जगह भरना है, छोड़ना नहीं। सितारे हिंद की उपाधि किसी और क्यों दी गई थी? छोड़ दिए। पढ़ना है आपको, ये क्यों दी गई थी बताना कमेंट में, कुछ तो आप लोग लिखो, किसे दी गई थी, क्यों दी गई थी बताओ। और ये सवाल फिर से आ सकता है। मिस्टर कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ यात्रा विवरण में किसका विवरण दिया है? 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की सूबेदार ये थे। तो सूबेदार का विवरण बस थोड़ी देगा, बस ऐसे लिख दो कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में महारसिया का मामला क्या था? देखो ये सवाल तो मैं देखा भी नहीं था, इस साल क्या आया है। ये महारसिया ना हम लोग के ज़माने से आ रहा है, फिर आ गया देखो। तो एग्जैक्ट पता रहना चाहिए कि महारसिया का मामला इस समय आया, ये ईयर था, ये हुआ था।
कमाविसदार की भूमिका का वर्णन कीजिए। और जनरली क्या किया करो, नंबर देने के मजबूर कैसे करते हैं, ऐसे 4 पॉइंट कुछ कुछ सोच लो। ऐसे पैराग्राफ में लिखने से अच्छा ना 4 पॉइंट कुछ कुछ सोचो और उसके बारे में लिखो। महाशिव तीवरदेव के बारे में आप क्या जानते हैं? पांडुवंशी शासक, सकल कौशला दिव्यति विजय, इन्होंने क्षेत्र में विजय की। देखो तो भी इनका दिल नहीं पिघला, 1 नंबर ही दिए। इसमें 1.5 मिल सकता था, 1 पॉइंट और लिखना था कुछ भी और 1.5 मिल सकता था इसमें। अब चेक कर लोग क्या बोल सकते हैं अपन। बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम की विजय का वर्णन कीजिए। सोमेश्वर देव सबसे प्रतिभाशाली राजा थे, उनके कुर्स में हमें उनके विजय वर्णनों का कलचुरी पे विजय, वेंगी, लेमड़ा, वज्री। देखो फिर भी 2 दिया है व्यक्ति। तो आपको ना अब वही है, एक नक्शा बना सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर सकते हैं। वेंगी लिखे, लेमड़ा लिखे, वज्री लिखे, क्योंकि नंबर वो बैठे हैं कि 4 में 2 देंगे। अब ये ज़्यादा अच्छा लिखे, ये उतना अच्छा नहीं लिखे होंगे तो भी इसमें मिला होगा। कोटपाड़ की संधि के बारे में लिखिए। सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, हल्बा विद्रोह की हुई, इसमें कोटपाड़ की संधि हुई, इसके तहत मराठों से संधि की गई, बस्तर में प्रवेश, कत्ती सत्ता का हास, लाभ मिला। ये भी 2.5 लायक है लेकिन 2 मिला है। लेकिन इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इनको अगर कोई 2 दिया है तो आप 2 लाइन में लिखे हो तो आपको तो 1.5 देगा, और ये समझना है आपको। रघु जी के कार्यों की विशेषताओं देखो, यहाँ सीधा सीधा 1.5 दे दिए। सती प्रथा निषेध, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में डाक तार, ब्रिटिश कैलेंडर की शुरुआत हुई, मज़ा नहीं आया उनको, 1.5 दे दिए। हिस्ट्री आपको थोड़ा सा और पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधि, रायपुर जिले में छात्र आंदोलन हुआ, हड़ताल हुई, अन्य कार्यक्रम हुए। अब यही भारत छोड़ो आंदोलन जब हम पढ़ते हैं ना तो 1 पॉइंट आप छात्र गतिविधि करके उसके 2-3 जो मेन पॉइंट है और जो मेन लोग हैं जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं उनका हमको लिखना है। अभी इनके ये जो चेकर हैं इनको 2 नंबर देने में मज़ा आ रहा है, कुछ भी आप लिख दो। टिकैत राय आ गया तो अगले बार भी आ सकता है। शासकों की उपलब्धियों पर, सोमवंशी शासक देखो सिलेबस में आ गया। अब ये थोड़ा भी इधर उधर फंस गए, उड़ीसा के सोमवंशी उपलब्धि लिखे फिर भूल गए। 8 नंबर वाला सवाल आपको छोड़ना ही नहीं है भाई, पूरा लिखना है। कुछ उपलब्धि नहीं तो राजनीतिक उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धि लिख के आ जाओ। छत्तीसगढ़ की क्रांति में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन की, जो इसमें थोड़ा समझ आया, उनको 6 नंबर दिए देखो, क्योंकि रायपुर अन्य प्रेरित हुए, इतना लिख दिए तो खुश हो गए। छत्तीसगढ़ की रियासतों में अगस्त क्रांति किस प्रकार संचालित हुई, फंस गए। देखो कुछ तो लिख सकते थे ना भाई, अगस्त क्रांति 8 नंबर में आपको 2 तो देता चेकर, 2.5 तो देता। अगस्त क्रांति कब हुई बताओ? अगस्त क्रांति 42 वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसी को बोलते हैं। नहीं भी पता चलो आपको, कोई तो क्रांति है ना, आपको ये तो पता है, कुछ मत लिखो। छत्तीसगढ़ के में अगस्त क्रांति निम्नलिखित प्रकार से प्रारंभ हुई। रियासत लिखा है तो रियासत के राजाओं ने सक्रिय भाग लिया, रियासत की प्रजा ने सक्रिय भाग लिया, रियासत में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना, राष्ट्रीय स्तर के नेता आए, कुछ कुछ लिख दो, खत्म बात। कोई भी क्रांति कैसे संचालित होगी, ऐसी तो होगी। साहित्य बांटा गया। कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। बोल रहा था ना प्रशासन सिलेबस में लिखा है तो आएगा, एक बार नहीं कई बार आएगा। राजा प्रमुख होता था, राजा की मध्यस्थता के लिए मंत्री परिषद होते थे, देखिए केंद्रीय प्रशासन कर दिए, व्यवस्था लिख दिए। धर्म, न्याय, सेना, नगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। ये पॉइंट आपके दिमाग में रेडीमेड होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में नहीं है ना तो आप ये सवाल अटेंड नहीं कर सकते, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। कापियाँ बहुत सारी हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे कापियाँ देख के कि किस में नंबर मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है। एक आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा, 8 और 15 में तो थोड़ा दिल खोल के नंबर दे रहे हैं तो उसको तो नहीं छोड़ना है। 4 और 2 में इन लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल 2 वाले में 1 दे रहे हैं, 4 वाले में 2 नंबर दे रहे हैं। उसको अपने कोशिश करना है, 1 को 1.5 बनवाना है और 2 को 2.5 बनवाना है। उसके लिए थोड़ा फ्लो चार्ट यूज़ कर लें, थोड़ा सा मैप यूज़ कर लें, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर दें। 4 वाले में 8 पॉइंट लिख दो ना, छोटे 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 छोटे। 2 वाले में 4 पॉइंट लिख दो छोटे छोटे। आपको 6 पॉइंट पता है, 6 लिख दो। मजबूर करो कि भाई 2 नंबर 2 हमको चाहिए, और 8 और 15 छोड़ना ही नहीं है, वो तो पाप है, महापाप है। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा है लगा तो और सभी से शेयर करिएगा, और जो भी आप चाहते हैं आगे वो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपका पुनः धन्यवाद।